Hello, everybody. I hope you all are doing very well. So am I. Guys, continuing with the topic of security valuation, जो उसका next part है, that would be valuation of fixed income instruments. Valuation of fixed income instruments के दो part रहेंगे basically. Valuation of preference shares and valuation of bonds. अब जो कि valuation preference shares ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुके हैं प्रैक्टिकल लाइफ से, इन पे अपन डिस्कशन बहुत कम करेंगे। जितना इंस्टीट्यूट ने बताया है सिर्फ उतना ही, जस्ट फॉर एग्जाम पर्पस, क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पस। अपना मेन फोकस इसके बाद रहेगा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स पे। तो चालू करते हैं वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स एक टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं जिन पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे किया जाता है। दैट इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स। अब सर इसका वैल्यूएशन कैसे करें? तो प्रेफरेंस शेयर्स के वैल्यूएशन में दो चीज़ें आती हैं, एक तो डिविडेंड और दूसरा रिडेम्पशन वैल्यू। हर एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में रिडेम्पशन वैल्यू ज़रूर रहेगी, ठीक है? इट इज सॉरी, अपार्ट फ्रॉम द इरिडीमेबल वंस। सो द valuation would be as present value of the dividend plus the present value of the redemption value. अब जैसे अपन ने बहुत सारे फॉर्मूलेज में अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में देखा हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, एग्जैक्टली सेम वे में ही हर साल का डिविडेंड को अपन प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे यूजिंग केपी। नाउ व्हाट इज केपी? केपी इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। थ्रू this required rate on return on preference shares, we would calculate the present value of the dividends and at last जो redemption value होगा उसे भी हम present value पे लेके आएंगे using the same required rate of return so as to get the value of the redeemable preference shares. Next आते हैं value of irredeemable preference shares. तो नाम से ही क्या पता चलता है कि हमें इसका रिडेम्पशन अमाउंट कुछ नहीं मिलेगा, हमें लाइफ टाइम तक डिविडेंड, फिक्स डिविडेंड हमेशा मिलता जाएगा। तो हाउ टू कैलकुलेट? तो पहले अपन देखते हैं व्हाट आर दीज इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। द शेयर्स व्हिच आर वैल्यूड एट परपेचुअलिटी वेयर फिक्स डिविडेंड कंटिन्यूस इंडेफिनिटली। परपेचुअली हमें फिक्स डिविडेंड मिलता जाएगा इंडेफिनिटली in case of irredeemable preference shares, which would be dividend divided by the required rate of return in preference shares. Simple as that. ये था वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था बहुत छोटा सा है। नेक्स्ट जो इस वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का एसेंस हम बोल सकते हैं इज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स को अपन थोड़ा धीरे लेके जाएंगे, आराम आराम से सारी चीज़ें समझेंगे ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर इंस्टीट्यूट को कोई ट्रिकी क्वेश्चन बनाना है, कोई टफ क्वेश्चन बनाना है, तो वो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स से ही बनाते हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, वो इतना ट्रिकी नहीं है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ट्रिकी होना चालू होते जाएगा। बट अगेन बैठा हूँ मैं, सब करा के लेके जाऊंगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है तो भी बता देना, सब ठीक कर दूंगा। सो द फर्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। तीन टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो पहले देखते हैं अपन व्हाट आर रिडीमेबल बॉन्ड्स। जो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनका जो फेस वैल्यू है वो रिडीम हो जाएगा विथ द इंटरेस्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट इन द ईयर्स। इररिडीमेबल बॉन्ड ऑन द अदर हैंड डजंट रिडीम एट ऑल इन द लाइफ टाइम, और सिर्फ हमें इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है फॉर द एंटायर लाइफ। जीरो कूपन बॉन्ड्स भी थोड़ा सिमिलर है इररिडीमेबल बॉन्ड से। इसमें हम बॉन्ड्स डिस्काउंट पे इशू करते हैं और फेस वैल्यू पे उसे रिडीम करते हैं। दिस इज जीरो कूपन बॉन्ड्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिडीमेबल बॉन्ड से। सो रिडीमेबल बॉन्ड्स
जस्ट एज इन अपन ने प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देखे थे, एग्जैक्टली सेम वैसे ही है। वहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड था, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन अमाउंट इज एज सेम। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? वहाँ डिविडेंड था, यहाँ पे इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD। KD इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द यील्ड विच इज यील्ड ऑन द सिमिलर बॉन्ड्स। कभी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि इट इज यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड, आप समझना कि वी हैव टू यूज दिस एज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर for the interest and the redemption amount. Simple, as same as of the preference dividend. एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है 1000, इंटरेस्ट रेट है 12000। जो बॉन्ड है वो रिडीमेबल एट पार है। रिडीमेबल एट पार मतलब कि जो फेस वैल्यू है उसी पे रिडीम होगा। अगर ऐसा हो कि फेस रिडीमेबल एट प्रीमियम से 1000 का है and it would redeem at 1100, so that would count as redeemable at par. Redeemable at discount is prohibited by SEBI, so it can't happen. तो इसका अपन आंसर देखते हैं। तो 3 साल तक हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा 12% के हिसाब से, और तीसरे साल रिडेम्पशन होगा ऑफ द रिडेम्पशन वैल्यू। नेक्स्ट, KD which is our cost of debt, which is our present value factor, we'll write it as this, and by calculating we get the the value of the bond which is 990.04, the value at 0th year. अब एक चीज याद रखना, the present value of the all future cash flows from the bond using the required rate of return, which is in the case 12%, is known as the intrinsic value of the bond. Guys, this is also known as intrinsic value of the bond. क्वेश्चन में कभी अगर वैल्यू ऑफ बॉन्ड या फाइंड द प्राइस ऑफ द बॉन्ड की जगह अगर इंट्रिंसिक वैल्यू भी पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, यही लिख के आना, यही ऐसे ही कैलकुलेट करके आना जैसे अपन ने अभी कैलकुलेट किया। नेक्स्ट इज इररिडीमेबल बॉन्ड्स। इररिडीमेबल बॉन्ड्स मतलब जिसका कोई रिडेम्पशन वैल्यू नहीं होगा एंड हमें परपेचुइटी तक इंटरेस्ट मिलता जाएगा। So, इस केस में अपन इंटरेस्ट को प्रेजेंट वैल्यू करेंगे यूजिंग द कॉस्ट ऑफ डेट। सिंपल, एकदम क्लियर, समझ में आ गया। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट हमें एनुअली मिलने वाला है फॉर द लाइफ टाइम विच इज 100, कॉस्ट ऑफ डेट इज 12%, कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अब याद है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या था? अगेन वापस सुन लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम द बॉन्ड यूजिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इंट्रिंसिक वैल्यू। सो यहाँ P0 is equal to 100 divided by 12%, which is equal to 833.33. Next is zero coupon bonds. Like I've told earlier, zero coupon bonds are issued at discount and redeemed at face value. इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी इसकी वैल्यू को, which is face value divided by 1 plus KD raised to the power n. Here n denotes the number of years for which the bonds is issued. So the price of the bond अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1000, इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 900, कॉस्ट ऑफ डेट इज 12%, पीरियड इज 3 years. Calculate the intrinsic value of bond. So the intrinsic value of bond is 1000 divided by 1 plus 12% raised to the power 3, which we get as 712. सिंपल, तीनों टाइप के बॉन्ड समझ में आ गए आपको। व्हाट इज रिडीमेबल, व्हाट इज इररिडीमेबल एंड व्हाट इज जीरो कूपन। अब ये हमारा बेस बनाएंगे फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द चैप्टर फॉर ऑलमोस्ट 1.5 hours.
अब there are some things that we need to keep in our mind while solving these questions of bonds. अगर फेस वैल्यू का कुछ बताया नहीं है कि कितनी है तो ऑलवेज अज्यूम फेस वैल्यू एज 100. ऑल्सो अगर कभी बताया नहीं है कि रिडीमेबल एट पार है या रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो हमेशा अज्यूम रिडीमेबल एट पार. अब कई क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट ये पूछती है द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड. ओके, so what is expected price market price of the bond, which is intrinsic value of the bond that we have calculated into beta of the bond. ठीक है, ये एक चीज बस आप याद रखना. एक दो क्वेश्चंस में ये पूछा गया है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड which is intrinsic value of the bond into beta of the bond. नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन मेंशन करता है कि सेमी एनुअल इंटरेस्ट है देन जितने भी इंटरेस्ट रेट है, जो भी इंटरेस्ट रेट है हमें उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है. जितना भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ बॉन्ड्स है उसको अपन को डिवाइडेड बाय 2 करना है. फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है 10% पर एनम, तो अगर सेमी एनुअल है तो हम 5% पर एनम करेंगे. अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट है 18% तो हम उसे 99% के 2 बार करेंगे. और जो भी हमारे ईयर्स होंगे उसे हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे. फॉर एग्जांपल 2 साल का है तो 2 फुल ईयर्स है, हाफ ईयर्स कितने होंगे 4 हाफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2. सिंपल. ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना. एग्जाम में कई बार ना इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेके हमें कंफ्यूजन होता है. सो मेक श्योर कि हम ये सारी चीज़ों को बाय हार्ट कर ले और कोई भी कंफ्यूजन का स्कोप ना छोड़े. नेक्स्ट जो इस चैप्टर का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज बॉन्ड यील्ड्स. यील्ड मतलब व्हाट हैव वी गॉट इन रिटर्न. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड यील्ड्स. फर्स्ट इज करंट यील्ड, सेकंड इज यील्ड टू मैच्योरिटी. सर क्या होता है इन दोनों का फर्क, मैं बताता हूँ. करंट यील्ड इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट्स, मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट्स रिसीव्ड ऑन द बॉन्ड्स. ओके, जैसे अपन ने डिविडेंड बेस्ड मॉडल देखा था, ठीक है, जिसमें डिविडेंड एक बेस था फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ द शेयर. इसमें करंट यील्ड में फॉर कैलकुलेटिंग द यील्ड वी टेक इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन बॉन्ड्स एज द बेस. ओके, ऐसे याद रखना. करंट यील्ड मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट्स रिसीव्ड ऑन द बॉन्ड्स को बेस मानते हुए यील्ड कैलकुलेट करना. सिंपल. यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी इंटरेस्ट पेमेंट्स और रिडम्पशन वैल्यू दोनों को ही बेस मान के यील्ड कैलकुलेट करती है. ठीक है, अब हम जितने ऊपर बॉन्ड्स पढ़े थे हमने, रिडीमेबल, इररिडीमेबल और 0 कूपन बॉन्ड्स, उन सब पे हम ये दोनों यील्ड्स निकालेंगे. दोनों यील्ड्स निकालेंगे मतलब करंट यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी. आपको समझ में आया व्हाट इज करंट यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी? एक बार और बता देता हूँ. करंट यील्ड सिंपली ये है which uses interest only for the base for calculation of yield. But in the case of yield to maturity, interest payments and the redemption value is used as the base for yield to maturity. As simple as that. अब calculation of yields for each type of bond. Redeemable bond. अब redeemable bond में कैसे कैलकुलेट होगा, थोड़ा लॉजिक लगाना. अपन ने क्या पढ़ा था, करंट यील्ड क्या होती है, इंटरेस्ट पेमेंट वाली. इंटरेस्ट divided by current market price into 100. That would be my current yield in case of redeemable bonds. अब yield to maturity क्या होगी, rate at which the present value of all future cash flows shall be equal to the current market price of the bond. तो समझ में आया? एग्जाम्पल से समझते हैं. ओके, इस लाइन को देख के आपको शायद कुछ समझ में आया होगा. यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड. सर कब पढ़ा था हमने ट्रायल एंड एरर मेथड? अभी तो वीडियो में पढ़ा था, एक वीडियो पहले. इंटरपोलेशन मेथड से अपन कैलकुलेट करेंगे YTM, रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो शैल बी इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड. ये एक याद रखना,
जब जब कहीं भी YTM मेंशन्ड है, YTM इज द रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। थोड़ा ये रिलेटेड है IRR से, बट उसको अभी आप बाजू रखिएगा, इतना ही याद रखिए जितना मैंने बोला। अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, दोनों कैलकुलेट करें, करंट यील्ड भी और यील्ड टू मैच्योरिटी भी। करंट यील्ड, फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 100, इंटरेस्ट रेट है 10%, मैच्योरिटी पीरियड है 3 years, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 95 रुपीज। ओके, अब कैलकुलेट YTM एंड करंट यील्ड। करंट यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी इंटरेस्ट रेट है, फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, इंटरेस्ट इज 10 डिवाइडेड बाय व्हाट इज करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड 95 इंटू 100। अब करंट यील्ड को, ऐसा भी आपको लग रहा होगा कि सर करंट यील्ड में हम मार्केट प्राइस पर शेयर क्यों ही लेते हैं, हम बुक वैल्यू क्यों नहीं लेते? क्योंकि एज द नेम सजेस्ट करंट यील्ड is something which is on the current market price of the bond, that's why it is current market price of the bond। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो करंट यील्ड आ गई 10.53%। अब नाउ टू कैलकुलेट YTM यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड। तो इंटरपोलेशन के लिए हम दो रेट्स अज्यूम करते हैं। हियर हमने 12 और 13% अज्यूम किया है और उनके पी फैक्टर भी लिख दिए सामने। सो ईयर नंबर 1, ईयर 1 2 3 3, ये कैश फ्लोज है हमारे, ये रिडेम्पशन वैल्यू है, ये YTM है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इससे हमें एक प्रेजेंट वैल्यू मिली विच इज 95.22। YTM 13 के हिसाब से हमें मिली 92.91। अब हमें कितनी चाहिए? 95। ओके, तो याद करो क्या फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? लोअर रेट प्लस वैल्यू ऑफ द लोअर रेट माइनस द रिक्वायर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय value of the lower rate minus value of the higher rate into the difference of both rate of interest 13 minus 12। so जब आप ये कैलकुलेट करेंगे you would get 12.10%। the 12.10% is our YTM, yield to maturity, where all the future cash flows would be equal to the current market price of the bond। अब आपके लिए एक टास्क है, आप जब भी ये वीडियो देखने के बाद एक ये चीज कीजिएगा कि इस रेट पे इन कैश फ्लो से आप करंट मार्केट प्राइस निकालिएगा, तो देखिएगा एग्जैक्ट 95 आती है कि नहीं। ओके, अब इरिडीमेबल बॉन्ड जिसका कोई रिडेम्पशन वैल्यू नहीं रहेगा। ओके, तो सर एक चीज स्ट्राइक की होगी आपके माइंड में कि अगर उसका सर कोई रिडेम्पशन वैल्यू ही नहीं होगा तो यील्ड टू मैच्योरिटी और करंट यील्ड में तो कोई फर्क ही नहीं होगा। क्योंकि जो मेजर फर्क होता है करंट यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी में इज ऑफ द रिडेम्पशन वैल्यू। गाइस, अगर आपने ये चीज सोच ली ना मेरे बताने से पहले, कूडोज टू यू एंड अ बिग बिग रीजन टू स्माइल, क्योंकि आप इस चैप्टर को कंसेप्चुअली समझ रहे हैं। सैल्यूट यू गाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट बोला है आपने। सिंस कोई रिडेम्पशन वैल्यू नहीं है तो करंट यील्ड इज इक्वल टू YTM इन दिस केस। Therefore, current yield YTM is equals to interest divided by current market price of the bond. Simple, exact same. Next is zero coupon bonds. अब जीरो कूपन बॉन्ड्स के केस में भी ऐसा ही होगा, सिर्फ करंट यील्ड कैलकुलेट होगी सिंस कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है इसीलिए। तो YTM कैसे कैलकुलेट होगा? सॉरी गाइस, इस केस में सिर्फ YTM ही कैलकुलेट होगा क्योंकि अपने पास कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है, हमें सिर्फ एक रिडेम्पशन वैल्यू मिलने वाली है। So in this case, there would be no current yield, only YTM would be there. So YTM is equal to face value, sorry, face value divided by current market price of the bond, raised to the power 1 by n minus 1 whole bracket square is the YTM.
अपन फॉर्मूले के डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं बिकॉज ये एक रिविजनल लेक्चर है। आगे जब नॉर्मल लेक्चर्स आप जब देखेंगे मेरे, तो हम हर एक फॉर्मूले को इन डेप्थ समझेंगे। अब इसमें भी काफी सारे पॉइंट्स टू रिमेम्बर है। पहला, अगर क्वेश्चन ये चीज पूछता है प्रिवेलिंग इंटरेस्ट और यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स, देन कैलकुलेट YTM। सी, YTM का ना बहुत बड़ा रेलेवेंस है इन केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। आप बहुत सारा जगह पे यूज देखोगे YTM का। तो सबसे पहला ये है कि अगर क्वेश्चन में कभी पूछा है व्हाट इज कैलकुलेट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट और यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स, तो हमें YTM कैलकुलेट करना है। अब स्प्रेड ऑफ यील्ड भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन में पूछा गया है, विच इज YTM ऑफ R बॉन्ड माइनस YTM यील्ड ऑन द सिमिलर बॉन्ड्स। ओके, that is going to be the spread of yield. अब one thing, realized yield. Realized yield is, it assumes that the interest and the redemption value would be received at the maturity. Realized yield का मतलब ये है कि जो भी मेरा इंटरेस्ट है और जो भी मेरा रिडेम्पशन वैल्यू है वो मुझे सीधा रिडेम्पशन पे मिलेगा। अब कई बार देखा जाए ना तो सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये सब दिया हुआ। अगर मुझे इंटरेस्ट और रिडेम्पशन वैल्यू एक साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? थोड़ा सोचो, 1 मिनट सोचो। सोचा? अगर मेरे को एक सिंगल अमाउंट ही मिलने वाली है एट दी मेच्योरिटी, तो ये सिंपली मेरा जीरो कूपन बॉन्ड्स बन जाएगा। ओके, और जीरो कूपन बॉन्ड्स के केस में सिर्फ YTM निकलता है। ओके, तो सिर्फ ये नाम दूसरा है, इसका नाम बदल दिया है रियलाइज्ड यील्ड करके, है ये अभी भी YTM ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, एकदम सिंपल। ओके, अब देखिए फॉर्मूला भी देखिए, टोटल इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड रेस्ट टू द पावर 1/n माइनस n इंटू 100। ये देखिए जीरो कूपन बॉन्ड्स दोनों को साइमल्टेनियसली देखिए, इट इज एग्जैक्टली सेम, बस फर्क इतना है कि इसमें इंटरेस्ट नाम का कोई एलिमेंट नहीं होता, इसमें इंटरेस्ट और रिडेम्पशन वैल्यू हमें सीधा रिडेम्पशन पे मिलता है। एज सिंपल इज दैट। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट इज टर्म स्ट्रक्चर थ्योरी। टर्म स्ट्रक्चर थ्योरी क्या होती है सर? तो टर्म स्ट्रक्चर थ्योरी इज, इट अज्यूम्स दैट एवरी ईयर, तो टर्म स्ट्रक्चर थ्योरी ये थ्योरी अज्यूम करती है कि हर साल मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने वाले हैं। तो एवरी ईयर इन्वेस्टर वुड इन्वेस्ट इन 1 year बॉन्ड विद न्यू इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने एक XYZ बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। ओके, 1 साल बाद मैंने वहां से पैसा निकाला जिसमें मेरा इंटरेस्ट एलिमेंट भी है, एंड देन किसी और बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। एज सिंपल एज दैट। हर साल में 1 year बॉन्ड्स में पैसा डालते जाऊंगा, सिंपल। तो इसका प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? प्राइस ऑफ बॉन्ड, कैश फ्लो फॉर ईच ईयर विच इज CF डिवाइडेड बाय 1 + R1, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर। तो कैश फ्लो फॉर ईयर 1 क्या रहेगा? CF1 डिवाइडेड बाय 1 + R1। कैश फ्लो 2 क्या रहेगा? कैश फ्लो 2 डिवाइडेड बाय 1 + R1 इंटू 1 + R2, एंड ऐसे ही सो ऑन चलते चलते जाएगा। इसका भी एक आध ही क्वेश्चन है, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है अपने एग्जाम के लिए, दैट्स वाई इसकी इतनी एक्सप्लेनेशन इनफ है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बॉन्ड ड्यूरेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनते हैं। सबसे पहला है इसमें मैक्यूलेस बॉन्ड्स ऑफ मैक्यूलेस ड्यूरेशन। मैक्यूलेस ड्यूरेशन क्या कहता है कि वेटेड एवरेज टाइम
कितने एवरेज टाइम में हमने जो कॉस्ट ऑफ द बॉन्ड है वो फुल्ली रिकवर कर लिया है थ्रू इट्स इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड द रिडेम्पशन वैल्यू। डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेटेड एवरेज टाइम in years that an investor takes to recover the full cost of bonds considering interest and the redemption value payment. अब steps to calculate the duration of bond, ठीक है। First, सारे calculate the present value of all the expected cash flows using the YTM of the bond, ठीक है। अब थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू करता हूँ YTM से अपने सारे कैश फ्लोज को, तो मेरे पास क्या आएगा? वो जो टोटल आएगा वो टोटल क्या होगा? थोड़ा सोचो। सोच लिया? तो वो जो टोटल होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज यूजिंग YTM इज मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। याद नहीं है? याद करो। चलोगे मेरे साथ? चलो। The rate at which the present value of all future cash flows shall be equal to the current market price of the bond is yield to maturity is exactly same। अगर हम इसको ऐसा पढ़े, yield to maturity वाले रेट पे जब हम प्रेजेंट वैल्यू करेंगे हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज को, तो वो किस चीज से इक्वल होगा? करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। याद आया? गुड। देन कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज फ्रॉम ईच ईयर। जो भी अपने प्रेजेंट वैल्यू निकलेंगे उससे जो टोटल करंट मार्केट प्राइस होगा उससे वेट्स असाइन करना है हर एक वैल्यू को। देन जो भी ईयर होगा उसके रिस्पेक्टिव वेट से उसे मल्टीप्लाई करना है एंड देन टेक द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट वी हैव मल्टीप्लाइड इन द स्टेप 4। जो उसका सम होगा दैट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ आवर बॉन्ड। अब सर हमें समझ ही नहीं आया यार, ये क्या था? इतना जल्दी जल्दी बोल दिया आपने। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये एग्जाम्पल बना ही हुआ है। ईयर 1 है, ठीक है। 3 साल का अपना पीरियड है एंड थर्ड ईयर के एंड में अपनी मैच्योरिटी। सो ये 3 साल, ये कैश फ्लोज, YTM at 12%, एग्जाम्पल है YTM at 12%, और हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली विच इज करंट मार्केट प्राइस 952.10। अब वेट्स कैसे असाइन करना है? वी वुड टेक 89.20 डिवाइडेड बाय 952.10 into 100 which is 9.37%। ऐसे इस प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलते हैं, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू करंट मार्केट प्राइस, उसका परसेंटेज में वेट कैलकुलेट करना है हमें। ये मैं आपको तब बता रहा था, अभी आपको काफी अच्छे से समझा। देन सेकंड का कैलकुलेट करते हैं। 79.70 डिवाइडेड बाय 952.10 into 100, 8.37%। Next 71.20 divided by 952.10 into 100, 7.47, 7.48 है, 7.48%। अब जो लास्ट वाला होगा आप उसे बैलेंसिंग फिगर करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमेशा डबल चेक करने के लिए आप कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। 94.67। अब 9.37 प्लस 8.37 प्लस 7.48 प्लस 94.67,
सॉरी कुछ तो गलत किया अपन, जस्ट अ सेकंड। 712 डिवाइडेड बाय 952.10 इंटू 100। हाँ, ये 74.78 है। 0.78%। अब कैलकुलेट करते, 9.37 प्लस 8.37 प्लस 7.48 प्लस 74.78, एग्जैक्ट 100% आया। ओके, ये है अपने वेट्स। अब we would multiply weight into year, which would be, okay, वेट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.937 इंटू 0.0937। तो वेट्स अपने जो होंगे वो ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, ताकि हम ड्यूरेशन अच्छे से कैलकुलेट कर पाए। वेट इन डेसिमल्स इज 0.0937, 0.0837, 0.0748 और 0.747। सिंपल, 748 कर लेता हूँ इसे। अब वेट इंटू ईयर, 0.0937 इंटू 1, 0.0937, 0.0837 इंटू 2, 0.1674, 0.0748 इंटू 3, 0.2244 and 0.748 into 3, 2.244। टोटल इन सब का होगा प्लस 2.7295। So duration of bond would be equal to 2.7295। बस यही है द बॉन्ड ड्यूरेशन। काफी सिंपल, काफी आसान। अब देयर आर सर्टेन पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल आपको दो बॉन्ड्स होंगे, दोनों के ड्यूरेशन होंगे, एंड आपसे पूछा जाएगा विच वुड बी द बेस्ट बॉन्ड। सो द बेस्ट बॉन्ड वुड बी द बॉन्ड विच रिक्वायर्स द मिनिमम ड्यूरेशन। द बॉन्ड विथ लोअर ड्यूरेशन वुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एग्जैक्ट जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया वैसे ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू YTM पे, देन प्रेजेंट वैल्यू, देन वेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। आप उसे परसेंटेज में मत कीजिएगा, आप डेसिमल में रखिएगा, एक्स्ट्रा कॉलम ना बढ़ जाए आपका। परसेंटेज में मैंने आपको इसीलिए दिखाया ताकि टैली हो जाए दैट इट्स 100%। देन वेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इन डेसिमल्स, देन वेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर, हमें मिलेगा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट आते हैं इस टॉपिक पे विच इज नोन एज द मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन मतलब कि बॉन्ड का जो प्राइस है इट इज सेंसिटिव टू द परसेंटेज चेंज इन YTM। मतलब कि बॉन्ड का जो प्राइस है वो अफेक्ट होता है परसेंटेज चेंज इन YTM से। ओके, अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सर कितना परसेंट चेंज इन YTM से अपना कितना परसेंट चेंज इन बॉन्ड होगा। तो volatility of the bond is calculated as duration of the bond, जो अपन ने मैक्यूलस ड्यूरेशन कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM। ओके, अब सर ये तो वोलेटिलिटी निकली, अब मैं इससे कैलकुलेट कैसे करूं, मैं फिगर्स पे कैसे? तो ठीक, इतना समझा आपको कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन पहले होता क्या। मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक सेंसिटिविटी
एनालिसिस करता है दैट हाउ मच इज द परसेंटेज चेंज ऑफ बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज ऑफ YTM. ओके, अब हमने वॉलेटिलिटी निकाली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन. अब वॉलेटिलिटी निकली, then the percentage change of price in bond is equal to the percentage change in YTM into volatility. क्या हो गया सर, एकदम से इतना ज्यादा बोल दिया? धीरे बोलता हूँ. परसेंटेज चेंज ऑफ बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? परसेंटेज चेंज ऑफ YTM को वॉलेटिलिटी से मल्टीप्लाई करके. सिंपल. अब ये जो परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड निकलेगा उससे हम अपने करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड पे जब अप्लाई करेंगे then we would get the change of price in bond. Okay, समझा? वापस एक बार बोलता हूँ. परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस इन बॉन्ड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज ऑफ YTM इनटू वोलेटिलिटी. जब हम YTM की चेंज में वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट देंगे तब हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस पता चलेगा, और जब हम उस परसेंटेज चेंज को करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड से मल्टीप्लाई करेंगे we would be getting the change of price in bond. Simple. Got it? Next, there is an inverse relation between the price of bond and YTM. जब जब YTM बढ़ता है प्राइस ऑफ बॉन्ड घटता है. ओके, आप इसे एक डिस्काउंटिंग फैक्टर की तरह भी समझेंगे ना तो आपको इजीली समझ जाएगा. जब जब अपन फैक्टर बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल 12% से 14% पे गए, तो जो अपना रिक्वायर्ड वैल्यू वो कम होते जाता है. उसी केस में जब जब हम YTM बढ़ाते हैं तो हमारा बॉन्ड का प्राइस जो है वो कम होता जाता है, एंड वाइस वर्सा. जब हम YTM घटाते हैं तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है. अब लेटर ऑन जब लोग मैक्यूलेस ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन का यूज करने लगे और उन्हें पता चला कि these are the not appropriate measures for the calculation of change of market price and YTM, तब उन्होंने कैलकुलेट करना चालू किया कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट, विच इज नोन एज कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट. अब ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इतना अप्रोप्रिएट था नहीं, hence they have to come up with the new thing which is convexity of the bond, which is C into change in YTM in decimals raised to the power 2 into 100. सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना भी सिंपल नहीं है. अब सर ये जो C है, ये C क्या है? जो तुम C हो वो नहीं, सॉरी, मैं वो नहीं बोल रहा था. जो तुम C एक दूसरे को बोलते हो वो नहीं. सॉरी गाइस, मेरे को प्लीज मिसअंडरस्टूड मत करना. ओके, इट्स वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग. जो तो जो तुम एक दूसरे को C बोलते हो वो नहीं है ये. C इज V प्लस प्लस V माइनस 2 इंटू V0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू V0 इंटू चेंज इन YTM का स्क्वायर. बाप रे, V प्लस प्लस माइनस 2, ये वो 20 है, क्रेजी. समझाता हूँ. V प्लस प्लस मतलब कि प्राइस ऑफ बॉन्ड इफ द चेंज इन YTM increases by the तो V प्लस प्लस is the price of bond if YTM is increases by the change in YTM. V minus minus is the price of bond if the YTM is decreases by the change in YTM. Okay, and V0 is the price of bond at the current YTM which is equal to current market price of the bond. सिंपल समझ में आया? एक और बार बोलता हूँ, आराम से शांति से सुनो. V प्लस प्लस is the difference if is the price of bond if YTM is increases by the change in YTM. जो भी चेंज इन YTM होगा, अगर उससे हम YTM को बढ़ाते हैं तो जो प्राइस आएगा दैट इज V प्लस प्लस. V माइनस माइनस V माइनस इज
प्राइस ऑफ बॉन्ड अगर हम YTM को घटाते हैं चेंज इन YTM से, V0 is the price of bond at current या YTM, which is current market price of the bond, and change in Y is change in YTM in decimals. Okay, अब next परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड आफ्टर कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। अब सर जैसे अपन ने देखा था कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कि हमने परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड निकाला था विद रिस्पेक्ट टू YTM इनटू वोलेटिलिटी, वैसे अब परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस इन बॉन्ड आफ्टर कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट, तो परसेंटेज चेंज इन कॉवेक्सिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आफ्टर द कॉवेक्सिटी एडजस्टमेंट। अब इफ द YTM डिक्रीज, अगर YTM डिक्रीज होता है, इसका भी एक इनवर्स रिलेशन है, अगर YTM डिक्रीज होता है तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड में कॉन्वेक्सिटी जो है वो अपन ऐड करेंगे। ओके, अब जो प्राइस ऑफ द बॉन्ड अपन ने मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कैलकुलेट किया था, ये उसके ओवर एंड अबव एक एडजस्टमेंट है, बिकॉज ये एडजस्टमेंट एक और चीज का इम्पैक्ट कंसिडर करती है विच इज कोवेक्सिटी। दैट्स व्हाई इफ द YTM इंक्रीजेस तो क्या होगा, तो कोवेक्सिटी को भी अपन डिडक्ट करेंगे काय में से, परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस कैलकुलेटेड इन द मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ओके, एज सिंपल इज दैट। तो ये था कोवेक्सिटी ऑफ द बॉन्ड। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, आप 2-3 बार उसे देखिएगा, आपको फिट बैठ जाएगा आपके दिमाग में कि क्या चल रहा है और कैसा होगा। नेक्स्ट इज बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, ICAI कई बार ऑन ऑफ रहता है इस टॉपिक पे, कई बार पूछता है कई बार नहीं पूछता है, बट इट इज अ गुड टॉपिक। ओके, बॉन्ड इम्यूनाइजेशन क्या होता है, आप समझिए कि इन्वेस्टर को आगे चल के फ्यूचर में कभी ना कभी फंड्स की नीड है, तो वो क्या करता है, तो गाइस बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का बेसिक ये मतलब होता है कि इन्वेस्टर को इन नियर फ्यूचर कभी फंड्स की नीड है, तो इन्वेस्टर क्या करता है कि अपने बॉन्ड्स, अपने उस फ्यूचर के फंड्स की नीड को कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है। अब बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स के साथ एक रिस्क आती है विच इज प्राइस रिस्क एंड द री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो उस रिस्क को कम करने के लिए, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वो एक से ज्यादा बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है टू इम्यून फ्रॉम दोज रिस्क एसोसिएटेड विद इट। उस चीज को बोला जाता है बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। व्हेन हम 2 और मोर बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं फॉर द पीरियड until which would be required that money is bond immunization। अब जो भी ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड होगा, जब वो ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड इक्वल होगा होल्डिंग पीरियड ऑफ द बॉन्ड से, तब कोई भी रिस्क एसोसिएटेड नहीं रहेगी और बॉन्ड्स जो रहेंगे वो फुल्ली इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे। अब सर इसका क्या मतलब हुआ, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, मैं समझाता हूँ। ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड पढ़े अपन ने, मैक्यूलस ड्यूरेशन। तो इसमें अपन क्या कंसिडर करते हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया कि हम एक से ज्यादा बॉन्ड में पैसा डालते हैं। सो ड्यूरेशन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए प्लस ड्यूरेशन ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी, ये रहेगा अपना ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। ओके, विच इज इक्वल टू द होल्डिंग पीरियड ऑफ द बॉन्ड। होल्डिंग पीरियड ऑफ द बॉन्ड क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमें कितने टाइम तक उस बॉन्ड को होल्ड करना है, कितने टाइम बाद हमें नीड है फंड्स की, दैट इज द होल्डिंग पीरियड ऑफ द बॉन्ड। और जब ये दोनों इक्वल रहेंगे तब कोई रिस्क ही नहीं रहेगी, तब कोई टेंशन नहीं, ऑल चीज सॉर्टेड रहेगी व्हेन ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड वुड बी इक्वल टू द होल्डिंग पीरियड ऑफ द बॉन्ड। नेक्स्ट, इसमें भी कुछ चीजें हैं विच कुछ पॉइंट्स विच आर टू रिमेंबर। इफ द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड चेंजेस इन फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल अगर ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड चेंज हो जाता है इन फ्यूचर में, कोई भी बॉन्ड का A B और XYZ, देन हमें रिवाइज करने पड़ेंगे दोनों के वेट्स
बिकॉज जो अगर ड्यूरेशन बदल जाता है तो दोनों के वेट्स बदल जाते हैं, और दोनों के वेट्स जैसे ही बदलेंगे तो उनका प्रपोर्शन इन द होल्डिंग पीरियड बदलेगा. दैट्स व्हाई वी हैव टू रिवाइज द वेट्स ऑफ ईच बॉन्ड. नेक्स्ट, द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन ईच बॉन्ड्स यूजिंग द अबव वेट्स एज. अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि किस बॉन्ड में कितना पैसा डालें? ओके, तो वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड यूजिंग द बॉन्ड्स बाई टीएम. प्रेजेंट वैल्यू करेंगे अपन उस अमाउंट का यूजिंग YTM into the weights of bond calculated above. As simple as that. बहुत ही सिंपल चीज. नेक्स्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज बॉन्ड रिफंडिंग. अब सर बॉन्ड रिफंडिंग क्या होता है? आराम से शांति से बैठिए, सब बताता हूँ. बॉन्ड रिफंडिंग क्या होता है कि कंपनी, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को ऐसा दिखता है कि मार्केट में जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है वो उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी नए बॉन्ड्स इशू कर सकती है विथ लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो कंपनी क्या करती है, जो उनके एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होती है उन्हें रिफंड कर देती है विथ सम प्रीमियम अमाउंट एंड इशू कर देती है न्यू बॉन्ड्स विथ दिस इज नोन एज बॉन्ड रिफंडिंग. एकदम सिंपल. डेफिनेशन पे आता है. बॉन्ड रिफंडिंग इज अ प्रोसेस wherein the company redeems its existing bonds before maturity with the new bonds having lower coupon rate. This is done when the interest rate in markets are falling, allowing companies to reduce the interest cost. अब बॉन्ड रिफंडिंग क्यों करती है कंपनीज? ताकि उनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, कोई भी कंपनी का ना इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर वो आधे 1% से भी अगर कम होता है ना, तो कंपनीज जस्ट फाइंड द वे टू डू दैट. दैट इज नोन एज बॉन्ड रिफंडिंग. अब बॉन्ड रिफंडिंग वर्क कैसे करता है, आओ वो देखते हैं. पहले जो है कंपनी इशू करती है न्यू बॉन्ड एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट. ओके. नेक्स्ट, कंपनी जो भी इस इशू से पैसा आता है वो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को पे करने में यूज करती है. अब कंपनी एक प्रीमियम पे करती है, जैसे मैंने आपको बताया, कॉल प्रीमियम, एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स को एज अ कॉम्पनसेशन, ताकि वो अपना जो बॉन्ड है वो रिफंडिंग के लिए एग्री करें. कंपनी pays call premium to the existing bondholders as a compensation of early redemption. ओके. नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी नए बॉन्ड्स इशू कर देती है और पुराने बॉन्ड्स को कैंसिल करने में भी टाइम होता है. तो इन दैट टाइम पीरियड कंपनी को दोनों बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, विच इज नोन एज द ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, which is sometimes bonds are issued before retiring the old one, leading to interest payment on both the bonds temporarily. फॉर एग्जाम्पल, मैंने नए बॉन्ड्स इशू कर दिए और पुराने बॉन्ड्स को कैंसिल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो दोनों ही केस में मुझे इंटरेस्ट पेमेंट्स देने पड़ेंगे, विच इज ओवरलैपिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स. अब कॉल प्रीमियम क्या होता है सर? कॉल प्रीमियम इज कॉल प्राइस माइनस फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स. और कंपनी कॉल प्रीमियम परसेंटेज डिसाइड करती है और वो फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड पे अप्लाई करके एक कॉल प्रीमियम दिया जाता है. अब बॉन्ड रिफंडिंग का ना पूरा एक प्रोसेस होता है ऑन हाउ द बॉन्ड्स आर रिफंडेड, हाउ द न्यू बॉन्ड्स आर इशूड, दोनों में क्या प्रॉफिट क्या लॉस होता है, इज बॉन्ड रिफंडिंग प्रॉफिटेबल और नॉट, ऐसी बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती है जो कि अपन देखेंगे. फर्स्ट, टू डिटरमाइन वेदर रिफंडिंग शुड बी डन, एनपीवी अप्रोच इज यूज्ड. हमें बॉन्ड रिफंड करना है कि नहीं, उस चीज के कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए एनपीवी अप्रोच यूज किया जाता है. व्हाट इज एनपीवी अप्रोच? दैट माय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज should be equal, should be greater than the initial cash outflows. Simple. Net present value of the cash inflows minus cash outflows. It should be positive. Then only we would be doing the bond refunding. अब चीज़ों को समझते हैं.
इनिशियल कैश आउटफ्लो में क्या आएगा? लॉजिकली सोचो, जो मैंने आपको ऊपर फ्लो बताया, बॉन्ड रिफंडिंग की डेफिनेशन बताई, उससे तो सबसे पहला जो पार्ट आएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो में, जो सबसे एक मेजर पार्ट होगा, दैट वुड बी द कॉल प्रीमियम। कॉल प्रीमियम मतलब जो कंपनी एक एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी टू द एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स फॉर अर्ली रिडेम्पशन, वो होगा कॉल प्रीमियम। अब सेविंग्स ऑफ टैक्स ऑन कॉल प्रीमियम, सर ये क्या है? आप जानते होंगे कि जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स या जो भी पेमेंट्स होती है टू बॉन्ड होल्डर्स और टू फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, वो हम पीएनएल के डेबिट साइड में दिखाते हैं, उसे एक्सपेंस क्लेम करते हैं और उस पे अपन टैक्स बेनिफिट लेते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल कंसिडर हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है, कॉल प्रीमियम है, वो है 100 रुपीज, और ये एक फुल्ली अलाउेबल एक्सपेंडिचर है इन इनकम टैक्स। तो 100 का हमने इंटरेस्ट पे किया, जिसमें से 30% जो है, 100 का अपन ने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया, जिसमें से 30% जो है वो हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब कि जो 30% है इस 100 का, उससे हमने हमारा टैक्स बचा लिया। ओके, तो मेरा एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ, एक्चुअल कंपनी को एक्सपेंस कितना हुआ? ओके, आपको समझ में नहीं आया? एक और वे से समझाता हूँ, ठीक है? थोड़ा और डिटेल में लेके जाता हूँ, क्योंकि ये समझना जरूरी है। समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। से मेरा इस साल का प्रॉफिट है 2000 करोड़, और मैं टैक्स ब्रैकेट 30% में फॉलो करता हूँ, सो 2000 इंटू 30%, मेरा इस साल का टैक्स बनता है 600 करोड़। अब मान लेते हैं कि हमने इस साल कॉल प्रीमियम दिया अपने एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स को, उसके कारण मेरा एक्सपेंस 100 से बढ़ गया, तो मेरा अब जो प्रॉफिट है वो है 1900। 1900 इंटू 30%, 1900 इंटू 30% इज 570 करोड़। अब समझिएगा, मैंने 100 रुपए से एक्सपेंस बढ़ाया, तो मेरा 30 रुपए से टैक्स कम हो गया। मतलब कि अगर देखा जाए तो मेरा नेट में खर्चा कितना हो, मेरे जेब से पैसा कितना गया? 100 रुपए एक्सपेंस हुआ, 30 रुपए टैक्स में बच गया, 70 रुपए। यही है कॉल प्रीमियम माइनस सेविंग्स ऑफ टैक्स। समझ में आया? जब भी अपन कोई ऐसा एक्सपेंस इनकर करते हैं विच इज डिडक्टेबल एज पर इनकम टैक्स, तो उस पर सेविंग्स ऑफ टैक्स भी होती है, उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। समझ आ गया? बहुत ही सिंपल था ये, आपको बहुत सारी जगह काम आएगा, सेविंग ऑफ टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स में भी काम आएगा। तो कॉल प्रीमियम माइनस सेविंग्स ऑफ टैक्स, कॉल प्रीमियम इनटू टैक्स रेट, ये आ गई अपनी एक अमाउंट, यहाँ आ जाएगी अपनी एक अमाउंट। अब जब भी हम कोई नए बॉन्ड्स इशू करते हैं, तो उससे रिलेटेड लीगल एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, वो सारे इशू और फ्लोटेशन कॉस्ट भी आ जाते हैं हमारे इनिशियल कैश आउटफ्लो में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस टैक्स सेविंग ऑन अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स रियलाइज टुडे। अब कई बार क्या होता है, जो डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट होती है बॉन्ड्स की, वो उसके पूरे टाइम पीरियड के लिए होती है। ओके, जैसे मैंने इशू और डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट थी, वो मेरे 10 साल के लिए थी, लेकिन क्योंकि मैं ये बॉन्ड्स को अर्ली रिडीम कर रहा हूँ, तो मुझे इस कॉस्ट का इम्पैक्ट भी हटाना पड़ेगा। ओके, इस कॉस्ट का इम्पैक्ट भी जोड़ना पड़ेगा, सॉरी, तो इसका टैक्स सेविंग जो है वो भी हटेगा, विच इज डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स divided by maturity of the old bonds into remaining period into tax rate। ये आएगा टैक्स सेविंग उस ये आएगा इम्पैक्ट ऑफ टैक्स सेविंग ऑन द अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। अब जो एक और इंटरेस्टिंग चीज अपन ने देखी थी विच इज ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, उसको भी अपन ऐड करेंगे अपने इनिशियल कैश आउटफ्लो में। अब
क्योंकि ये ओवरलैपिंग इंटरेस्ट है, ये भी एक डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, तो इसी पे भी टैक्स सेविंग होगी। तो ओवरलैपिंग इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट व्हिच वुड बी दिस, एंड वी वुड बी गेटिंग आवर इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये होगा अपना टोटल इनिशियल कैश आउटफ्लो जो हम ड्यूरिंग द बॉन्ड रिफंडिंग प्रोसेस करेंगे। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज, कॉस्ट ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स माइनस कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड्स। ओके, दो चीजें, कॉस्ट ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स, कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड्स। अब कॉस्ट ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स में क्या आएगा, सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा जो भी अपन पे करेंगे। मतलब हम अपन ये कंपेयर कर रहे हैं दोनों के बीच में, दैट वेदर द इनफ्लो whether the outflow in the old bonds was more or not. So interest cost per year less, tax saving जो भी होगी अपन ने समझा था। अब again the tax saving on the unamortized cost of old bonds per year, ये मिलेगा हमको cost of old bonds. Next, the cost of new bonds is interest cost for new bond per year, tax saving same, tax saving of unamortized portion of new bonds per year, इससे आ जाएगा हमारा cost of new bonds. अब नेट इनफ्लो, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स था 40 रुपए और जो कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स है 30 रुपए। ओके, तो हमारा सेविंग कितने का हुआ, 10 रुपए का। दिस इज व्हाट इज नोन एज द नेट इनफ्लो, कि पहले मेरे 40 रुपए जाते थे, बॉन्ड रिफंडिंग अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे 30 रुपए जा रहे हैं, तो मेरा 10 रुपए का फायदा है, विच इज नोन एज द नेट इनफ्लो। अब ये जो नेट इनफ्लो होगा वो हमारा एक रिडम्पशन टाइम तक होगा, जितना उसका रिमेनिंग रिडम्पशन टाइम होगा, तब हम प्रेजेंट वैल्यू का यूज करेंगे हर साल के नेट इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में लाने में। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब जब हम उसे प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे, देन वी वुड बी गेटिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस द इनिशियल कंसिडरेशन कैश आउटफ्लो। तो हमें मिलेगा, इफ इट इज पॉजिटिव then we should go ahead with the refunding, if it is not then we should not accept the bond refunding. अब नेक्स्ट, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो रिमेंबर है, विच इज फॉर डिस्काउंटिंग रेट। जब भी डिस्काउंटिंग रेट प्रेजेंट वैल्यू पे जब अपने को लाना है, तो जो डिस्काउंटिंग रेट यूज होगा वो होगा आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, यूजुअली क्वेश्चन में दिया रहेगा, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट लेगा। ओके, अगर एनपीवी पॉजिटिव है, रिफंडिंग इज प्रॉफिटेबल, एनपीवी इज नेगेटिव, रिफंडिंग इज नॉट प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो रहेगा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एकदम इजी, एकदम सिंपल, अगर एग्जाम में आ गया तो बोनस मार्क्स है, बोनस, कुछ नहीं करना है, एकदम बोनस मार्क्स। फर्स्ट, what are convertible debentures? It is a type of bond which allows investors to convert its bond into equity shares. Simple. अब बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज्ड होती है इन द कमिंग फॉर्मूलाज, तो एक एक करके समझते हैं। व्हाट इज कन्वर्जन रेशो? कन्वर्जन रेशो मतलब नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड ऑन कन्वर्जन। ये फैंसी नाम दे दिया इन्होंने, बात वही है कि एक बॉन्ड के बदले हमें कितने शेयर्स मिलेंगे। सिंपल। कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन रेशो मतलब कितने शेयर्स मिलेंगे, कन्वर्जन वैल्यू मतलब कितने के शेयर्स मिलेंगे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। लॉजिक से जानो। कन्वर्जन रेशो मतलब नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड, कन्वर्जन वैल्यू मतलब कन्वर्जन रेशो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। थर्ड, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस और मार्केट कन्वर्जन प्राइस। ये होता है मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय द कन्वर्जन रेशो, which is the conversion parity price or the market conversion price. Next is conversion premium, कि कन्वर्जन पे हम कितना प्रीमियम दे रहे हैं, वो क्या होगा, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड माइनस द कन्वर्जन वैल्यू। मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड मतलब
जो भी मार्केट में बॉन्ड की प्राइस चल रही है। कन्वर्जन वैल्यू मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। अब इसमें ये प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू और रेशो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम, ये क्या होता है? मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू डिवाइडेड बाय कन्वर्जन वैल्यू इनटू 100। सिंपल, हमने क्या किया, कन्वर्जन प्रीमियम को एक रेशो में, कन्वर्जन प्रीमियम का हमें एक रेशो चाहिए था, तो हमने एक रेशो कैलकुलेट किया उसका, विच इज मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू डिवाइडेड बाय कन्वर्जन वैल्यू इनटू 100। प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू, ये जो कन्वर्जन प्रीमियम है, ये कन्वर्जन वैल्यू के कितना, हाउ मच परसेंट इट्स मोर देन द कन्वर्जन। नेक्स्ट इज कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर। जो ये कन्वर्जन प्रीमियम था, इसी का ही कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर, तो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस माइनस द मार्केट प्राइस पर शेयर इज द कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर। तो दिस वाज कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर। नेक्स्ट इज फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर, which is interest on the bond minus conversion ratio into dividend per share, conversion number of shares into dividend per share divided by conversion ratio। मतलब कि what is the what more are we getting on the conversion is favorable income differential per share। अब प्रीमियम पेबैक पीरियड, अगर अपन कोई प्रीमियम है, कोई प्रीमियम प्रेजेंट है, तो देन what its payback period is known as premium payback period, which is conversion premium per share divided by favorable income differential per share। Next is the straight value of bond। Straight value of bond मतलब present value of cash flow of bonds without using the interest rate of conversion options। क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज उन बॉन्ड्स का, जिन बॉन्ड्स का वो इंटरेस्ट रेट यूज करते हुए जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू। Premium over straight value is market price of the bond minus straight value of the bond divided by the straight value of the bond into 100। Okay. A percentage of downside risk is market price of the bond minus straight value of the bond divided by market price of the bond into 100। सिंपल। तो ये थे कुछ फॉर्मूलेस कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के जो आगे काम आएंगे। सी गाइस, रिवीजन लेक्चर है, इसीलिए मेरे को इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट रखना पड़ रहा है, बट ट्रस्ट मी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो जितना मैंने बताया उतना काफ़ी है। आप इसे एक फुल लेक्चर समझ के मत देखिए जिसमें एक फॉर्मूले का मतलब और डेरिवेशन मैं बताऊं, वो आपके लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी सिर्फ रिवीजन पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देखना है। ओके, अब नेक्स्ट आता है इस चैप्टर का सबसे आखिरी पार्ट, विच इज वैल्यूएशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, देर आर बहुत सारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है विच आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेयर वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट इस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में है, वो है यील्ड और बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। यील्ड या बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड इज y is equals to face value minus the issue price divided by the issue price into 365 or 360 365 whichever divided by n into 100। n is the number of days for which the investment was made। अब yield का मतलब ये होता है कि what is the return that is earned by the investor is y this yield। तो वो क्या होगा? फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अब इशू प्राइस ऑफ द बॉन्ड, इशू प्राइस मतलब करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी हो सकता है। अब ये जो होता है ये जनरली फेस वैल्यू से कम होता है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो दिस y is equals to f minus p divided by p into 360 or 365 divided by n into 100 would give us the yield or the bond equivalent yield। अब
इफ द फॉर्मूला ऑफ यील्ड, ये जो फॉर्मूला है ऑफ यील्ड, अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं क्या इशू प्राइस की बजाय फेस वैल्यू से, देन वी वुड बी गेटिंग डिस्काउंट यील्ड। समझे? समझाता हूँ। यहाँ जो डिनोमिनेटर में पी है, अगर हम इस पी की जगह इस पूरे इक्वेशन को एफ से डिवाइड करते हैं, देन वी वुड गेट द डिस्काउंटिंग यील्ड, बिकॉज डिनोमिनेटर में जो फैक्टर बदल जाता है तो वो फॉर्मूले का डेरिवेशन बदल जाता है, देन वुड गेट द डिस्काउंट यील्ड। कई बार एक आधी क्वेश्चन में डिस्काउंट यील्ड भी पूछा गया है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस। अब एक और कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स के केस में ये कॉस्ट ऑफ फंड्स का कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कैलकुलेटेड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस द इशू एक्सपेंस। ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होगा? फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस, ये होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। इशू एक्सपेंस तो जो भी कमर्शियल पेपर इशू करने में कॉस्ट आता है, दैट वुड बी दैट। अब क्योंकि ये दोनों एक डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है एज पर इनकम टैक्स, इस पे टैक्स का बेनिफिट भी होगा, देन डिवाइडेड बाय नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। अब व्हाट इज द नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, विच इज इशू प्राइस, जो भी इशू प्राइस होगा उसमें से इशू एक्सपेंसेस माइनस हुए होंगे, और एक मैंडेट होता है टू मेंटेन द मिनिमम बैलेंस इन द बैंक, उसे डिडक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट हमारे पास बचेगा, दैट वुड बी आवर नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी इनटू 360 और 365 डिवाइडेड बाय n इनटू 100, दैट वुड रिजल्ट इन द कॉस्ट ऑफ फंड्स। ऐसे कैलकुलेट करते हैं अपन कॉस्ट ऑफ फंड्स। इसके भी एक दो ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट लेके जा रहा हूँ, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट प्योर द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो काफी टाइम से इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है बट इंस्टीट्यूट पूछ सकती है अभी, विच इज द रीपर्चेस और रिवर्स रीपर्चेस एग्रीमेंट्स। मतलब कि बैंक कई बार पैसे रेज करने के लिए अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करती है टू अनदर बैंक विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेस देम ऑन अ फ्यूचर डेट। जनरली वो फ्यूचर डेट पे जो रीपर्चेस होती है उसका प्राइस भी प्री डिटरमाइंड होता है। अब इसके एग्रीमेंट में जो कैलकुलेशंस होते हैं अपन उसकी बात करते हैं। फर्स्ट इज द डर्टी प्राइस। डर्टी प्राइस इज क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। अब सर डर्टी क्लीन ये क्या है? पहले अपन क्लीन प्राइस समझते हैं। क्लीन प्राइस मतलब कि द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज एट द टाइम लास्ट इंटरेस्ट वाज पेड। कोई भी सिक्योरिटी का क्लीन प्राइस वो होगा एट द लास्ट टाइम व्हेन द इंटरेस्ट वाज पेड ऑन सच सिक्योरिटीज, दैट इज इट्स क्लीन प्राइस। ये हो गया क्लीन प्राइस। नेक्स्ट इज अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट इज face value of the securities into interest rate on securities into accrued interest days divided by 365. This is how we calculate the accrued interest. Okay, डर्टी प्राइस में दो एलिमेंट्स थे, हमको दोनों मिल गए, क्लीन प्राइस और अक्रूड इंटरेस्ट। अब चलते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, अमाउंट टू बी रेज्ड। अमाउंट टू बी रेज मतलब वो जो बैंक अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करके कितना अमाउंट रेज करेगी, which is total face value of the security divided by face value of the single security into dirty price minus initial margin. Initial margin एक रखना पड़ता है at the start of this proceeds, that is known as the initial margin. एक और बार बताता हूँ, amount to be received as loan, which is also known as first leg proceeds, is the total face value of the security divided by face value of the single security into dirty price minus initial margin. सिंपल। नेक्स्ट, अब जो लोन हमको रिसीव हुआ है उस लोन को हमें रीपे भी करना पड़ेगा एट द मैच्योरिटी। ओके, तो रीपे कितना करना पड़ेगा? एक तो जितना अमाउंट हमने लिया था उतना तो रीपे करना ही पड़ेगा,
अब इस पे कुछ तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, बस एग्जैक्टली तो जो अमाउंट था उस पे जो रेपो रेट एट दैट टाइम क्वेश्चन पे गिवन होगा, उस पे जितने दिनों का ट्रांजेक्शन था डिवाइड बाय 360 और 365 आप प्रीपे कर दीजिए। कितना सिंपल था ये, कितना सिंपल। कई सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आता रेपो रिवर्स रेपो। आप फकट इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं, एकदम सॉर्टेड रखिए। पहले हमको कितना पैसा मिलेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल फेस वैल्यू of the security divided by face value of the single security, dirty price into initial margin। अब जो भी फर्स्ट लेग्स में मिले, फर्स्ट लेग प्रोसीड्स थे, उसे रिपेमेंट करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी फर्स्ट लेग प्रोसीड्स देना पड़ेगा, प्लस जो फर्स्ट लेग प्रोसीड्स है उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा हमको, बिकॉज वी हैव यूज्ड दैट अमाउंट एज अ लोन, दैट इज नोन एज द रिपेमेंट एट द मेच्योरिटी। अब अपन नेक्स्ट आते हैं एक मतलब इम्पोर्टेंट नहीं बोलूंगा बट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बोलूंगा, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में ही पूछा जा चुका है कि व्हाट इज यील्ड कर्व एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व। ओके, यील्ड कर्व shows a relationship between interest rate and the maturities of the bond। yield curve simply एक relation है about the interest rate that are going to be received by us and the maturities of the bond। अब what are the types of yield curve? First is normal yield curve। normal yield curve मतलब an upward sloping yield curve which is लॉन्ग टर्म यील्ड कर्व के जो बॉन्ड्स के रेट्स होंगे वो हायर होते जाएंगे। सॉरी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के जो रेट्स होंगे वो हायर है एज कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स रेट्स। दिस इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्गर ग्रोथ एंड अ हेल्दी इकोनॉमी। लाइक आप समझिए एक ऐसा पैटर्न बन रहा है वेर इन धीरे धीरे हमारा चार्ट ऊपर जाते जा रहा है। तो जब जब ये चार्ट बनता है दिस रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। नेक्स्ट इज एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग। शॉर्ट टर्म में जो इंटरेस्ट रेट्स है वो काफ़ी हाई है और लॉन्ग टर्म में जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कम होते जा रहे हैं। तो चार्ट कुछ ऐसा बनेगा। तो अब क्योंकि चार्ट ये उल्टा है तो सिंपली जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने वाली है और रिसेशन की तरफ जाने वाली है। ये चार्ट ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट द फ्लैट यील्ड कर्व, ये बिल्कुल इररिलेवेंट है बिकॉज ऐसा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सी या तो ऐसा होगा कि अपवर्ड स्लोपिंग हो या तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो। ये बिल्कुल इररिलेवेंट और बिल्कुल फालतू चीज़ है विच इज ये बोलती है विच इज शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है इक्वल सिमिलर इंटरेस्ट रेट्स, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज हम्ड यील्ड कर्व। लाइक कैमल, पता है आपको कैमल कैसे हम्प होता है, वैसे हम्ड यील्ड कर्व ये बोलता है कि ना शॉर्ट टर्म का ज्यादा है ना लॉन्ग टर्म का ज्यादा है, मीडियम टर्म का ज्यादा है। बिल्कुल इररिलेवेंट, ये तो इससे भी इररिलेवेंट है। इंस्टीट्यूट को बस कॉन्सेप्ट बढ़ाने थे इसीलिए ये डाल दिया है। इसका कोई कहीं जिक्र भी नहीं है, ना कोई एक आधी एमसीक्यू है, जस्ट इंस्टीट्यूट की कॉन्सेप्ट बुक में है, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग इट। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये दो ही रहेंगे विच इज नॉर्मल यील्ड कर्व एंड द इन्वर्टेड यील्ड कर्व। तो इसी के साथ अपना जो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है विच इज सिक्योरिटी वैल्यूएशन वो कवर होता है। ये पहला रिवीजन वीडियो था फॉर द फर्स्ट चैप्टर। आप आराम से समय लेके ये पूरे वीडियो देखिएगा, दो पार्ट में ये वीडियो, एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है और ये कभी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का ये पूरा वीडियो है। आप प्लीज मुझे अपने ऑनेस्ट रिव्यूज बताइएगा दैट हाउ वुड यू लाइक द लेक्चर, क्या मैं और इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूँ टू डिलीवर एज मच एज क्वालिटी टू ऑल यू गाइज। गाइज मैं हमेशा यही चाहूँगा बस कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखें आपको ऐसा लगे कि आई हैव लर्न समथिंग न्यू, समथिंग बेटर। तो अगर मैं कहीं इन दोनों चीज़ों में लैक कर रहा हूँ तो यू आर फ्री टू रीच मी आउट ऑन माई मोबाइल नंबर, माई मेल ID which is all mentioned in the description box of this video।
तो आराम से वीडियो देखिए। आप आई एम डैम श्योर कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय नंबर which is 777-6070-719. Please be free to feel. Please be free to call me on this number. I'll solve every of your doubts. एंड ये वीडियो हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिएगा हु नीड्स द क्लैरिटी ऑन द सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर आगे के सारे चैप्टर्स का एक बेस बनता है। तो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करें। अब आपका ये फर्ज बनता है कि वीडियो एंड होने के बाद आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व करें, ताकि आपकी भी एक ग्रिप बने ऑन दिस चैप्टर। सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू।